साउंड बाइट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की ऊर्जा आज़ादी की 70 साल लंबी लड़ाई में एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक कामयाबी की बात करने वाले हैं। एक ऐसी कामयाबी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए देश की तकदीर बदल सकती है। सोचिए, एक सपना जो 1950s के दशक में देखा गया था, वो दशकों के इंतजार, बेहिसाब मेहनत और पक्के इरादे के बाद अब जाकर एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ पहुंचा है। ये सिर्फ कोई टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत के जज्बे की कहानी है। और ये रही वो बड़ी खबर जिसका सबको इंतजार था। कलपक्कम में भारत के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने 6 अप्रैल 2026 को पहली बार क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। अब अगर आसान शब्दों में कहूं तो इसका मतलब है कि रिएक्टर के अंदर एक सेल्फ सस्टेनिंग और कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो गया है। मतलब रिएक्टर अब ऑन हो चुका है। ये वाकई भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक ऐतिहासिक लम्हा है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, इस कहानी की जड़ों तक। आखिर वो कौन सी बड़ी स्ट्रेटेजिक चैलेंज थी जिसने भारत को दुनिया के बाकी देशों से हटकर एक बिल्कुल ही यूनिक न्यूक्लियर रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो भारत की पूरी न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी की बुनियाद है, और इसका जवाब छिपा है हमारे देश के कुदरती संसाधनों के एक अजीब से इम्बैलेंस में, जिसमें हमारे वैज्ञानिकों को एक बहुत ही दूर की सोच वाला सॉल्यूशन निकालने के लिए इंस्पायर किया। और यहीं पर कहानी मज़ेदार हो जाती है। देखिए, न्यूक्लियर पावर के लिए जो मेन फ्यूल होता है यूरेनियम, उसका सिर्फ 1 से 2% भंडार ही भारत के पास है। लेकिन हमारे पास दुनिया का करीब 25% थोरियम मौजूद है, जो कि एक खजाने जैसा है। इसी पहेली को सुलझाने के लिए डॉक्टर होमी भाभा ने 1950 में एक जबरदस्त मास्टर प्लान तैयार किया था। डॉक्टर भाभा का सॉल्यूशन कोई टेम्पररी जुगाड़ नहीं था, बल्कि ये एक शानदार 3 स्टेज प्रोग्राम था। इसे सिर्फ एक मकसद के लिए डिजाइन किया गया था, भारत को हमेशा के लिए ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट बनाना। चलिए इसे और सिंपल तरीके से समझते हैं। स्टेज 1 में हमारे मौजूदा रिएक्टर्स नेचुरल यूरेनियम इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं और साथ में एक बाई प्रोडक्ट प्लूटोनियम भी। अब हम स्टेज 2 में आ गए हैं, जहां फास्ट ब्रीडर रिएक्टर उसी प्लूटोनियम को इस्तेमाल करके और ज्यादा फ्यूल ब्रीड करेंगे। और यही स्टेज हमें हमारे आखिरी मकसद स्टेज 3 तक ले जाएगा, जहां हम भारत के विशाल थोरियम भंडार को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस एक क्लोज्ड फ्यूल साइकिल बनाता है, मतलब एक ऐसा चक्र जो बंद है। देखिए ये कैसे काम करता है। स्टेज 1 का जो आउटपुट है प्लूटोनियम, वो स्टेज 2 का फ्यूल बनता है, और स्टेज 2 का जो आउटपुट होगा यूरेनियम 233, वो स्टेज 3 को पावर देगा। ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है, जिसका मकसद ये था कि हमारे पास जो थोड़ा बहुत न्यूक्लियर फ्यूल है उसे कई गुना मल्टीप्लाई किया जा सके। चलिए अब बात करते हैं इस कहानी के असली हीरो की, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की, और समझते हैं कि इसकी टेक्नोलॉजी इतनी क्रांतिकारी, इतनी गेम चेंजिंग आखिर है क्यों। तो एक ब्रीडर रिएक्टर को इतना रेवोल्यूशनरी क्या बनाता है? बहुत सीधे शब्दों में कहूं तो ये एक जादुई मशीन की तरह है। ये बिजली बनाते समय जितना फ्यूल जलाता है, उससे कहीं ज्यादा फ्यूल पैदा कर देता है। और यही वो बात है जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के पूरे समीकरण को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। इस ब्रीडर डिजाइन के दिल में है लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल। पुराने रिएक्टर्स की तरह पानी की जगह ये रिएक्टर लिक्विड सोडियम यूज करता है। अब ये बहुत ज्यादा तापमान पर और करीब करीब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर काम करता है। इसका सीधा मतलब है बेहतर थर्मल एफिशिएंसी, जो करीब 40% है, और साथ ही ये ज्यादा सेफ भी है क्योंकि इसमें पानी वाले रिएक्टरों की तरह पाइप फटने का खतरा नहीं होता। लेकिन सुनिए, ये कामयाबी रातों रात नहीं मिली है। ये 22 साल की एक लंबी और चुनौतियों से भरी यात्रा है। 2004 में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो रास्ते में कई बड़ी इंजीनियरिंग मुश्किलें आईं, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने हर चुनौती को अपनी स्वदेशी सूझबूझ और लगन से पार किया, जो उनके मजबूत इरादों को दिखाता है। और जैसा कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का कहना है, ये सफलता सच में पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। ये दशकों की हमारी अपनी वैज्ञानिक मेहनत और आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना का एक जीता जागता सबूत है। तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस ऐतिहासिक कामयाबी का भारत के एनर्जी फ्यूचर के लिए क्या मतलब है, और ये दुनिया में भारत की भूमिका को कैसे और मजबूत करने वाली है। और यहाँ से आगे का जो प्लान है वो बहुत एम्बिशियस है।
आज हम करीब 8.78 गीगावाट न्यूक्लियर पावर बना रहे हैं। लक्ष्य है कि 2031 तक इसे 22 गीगावाट तक ले जाएं और 2047 तक विकसित भारत के विजन के साथ 100 गीगावाट की न्यूक्लियर कैपेसिटी हासिल करें। ये हमारे देश की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी का एक बहुत अहम हिस्सा है। अब इस बड़े प्लान को हकीकत बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे शांति एक्ट जैसे कानून जो प्राइवेट सेक्टर के लिए नए दरवाजे खोल रहे हैं, और तो और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs जैसी नई टेक्नोलॉजी इस क्षमता को तेजी से बढ़ाने में एक बहुत जरूरी भूमिका निभाने वाली है। आखिर में इस टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल करने का मतलब सिर्फ बिजली बनाना नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये दूसरे देशों से आने वाले यूरेनियम पर हमारी निर्भरता को खत्म करता है, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और एक बड़ी न्यूक्लियर पावर के तौर पर दुनिया में भारत की जगह को और भी ऊंचा करता है। इसी को कहते हैं सच्ची ऊर्जा संप्रभुता। और इसका असर हमें हर जगह देखने को मिलेगा। ये भारत को 2070 तक नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। गांवों और इंडस्ट्रीज को 24 घंटे भरोसेमंद बिजली मिलेगी, न्यूक्लियर वेस्ट की समस्या कम होगी और भारत दुनिया के सबसे एडवांस्ड न्यूक्लियर देशों के क्लब में मजबूती से अपनी जगह बना लेगा। तो हम इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। 70 साल पहले देखा गया एक सपना अब सच हो गया है। तो क्या ये माना जाए कि भारत ने आखिरकार थोरियम पर आधारित एक आत्मनिर्भर और साफ सुथरे ऊर्जा भविष्य की अपनी अंतिम किस्मत का ताला खोल दिया है? इस बारे में क्या विचार है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक करें और भारत की टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऐसी ही गहरी जानकारी के लिए साउंड बाइट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।